नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर में हमारे पास क्या होता है कि लाइक मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। मैं उसके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सपोज़ एन कोई भी नंबर हो सकता है। लाइक मैं कह देती हूँ कि एन मेरे पास है 2, ठीक है। तो मैं अगर इस एन को ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा एन ए, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगी तो बन जाएगा एन ए। अब अगर एन हमारे पास 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो इससे हमारे पास होता क्या है कि ये जो हमारे पास एन होता है ना, इसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो कि वेक्टर की डायरेक्शन होती है। लाइक ये मेरे पास ए वेक्टर था और अब ये 2a हो गया है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मेरे पास डबल हो जाएगी और हम इसको लिखेंगे 2a और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, जो कि a की डायरेक्शन होगी। अगर मेरे पास यही नंबर जो है ना नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। लाइक अगर मेरे पास -2 था तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई और ये बन गया -2a। अब ये जो हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट निकलता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होती हैं जो कि आंसर को मल्टीप्लाई करके निकाली जाती हैं। लाइक मैं कहती हूँ कि मोमेंटम जो है ना वो प्रोडक्ट होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का। तो मोमेंटम की डायमेंशन क्या होंगी, जो कि इन दोनों की डायमेंशन को मिला के बनेगा, ठीक है। वो क्या बनेगा, मास हमारे पास क्या होता है केजी के लिए डायमेंशन क्या आ जाती है, कैपिटल M। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए आ गया लेंथ, पर सेकेंड के लिए क्या आ गया t-1। तो यही क्या होगी, मोमेंटम की डायमेंशन होगी जो कि प्रोडक्ट होगा इन दोनों का। तो ये हम लोग के पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर था। फिर उसके बाद ना हमारे पास आ जाता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास होती है 0। अब वो 0 कब बनेगी, लाइक अगर मैं दो क्वांटिटीज़ को सम करूं और उनका जो आंसर है वो 0 के इक्वल हो तो ऐसा वेक्टर जो है ना नल वेक्टर होगा। मैं दो वेक्टर्स को सम करूं रिवर्स डायरेक्शन के साथ, एक वेक्टर a है और दूसरा उसका वेक्टर है -a। अगर मैं इन दोनों का सम करती हूँ तो ये क्या बन जाता है मेरे पास 0। तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो हमारे पास आर्बिट्रेरी होगी। फिर होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हम लोगों के पास क्या होता है, इसमें हमारे पास दो वेक्टर होते जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है। डायरेक्शन मतलब ये एरो हेड भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इनकी जो क्वांटिटी है वो भी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। अगर दोनों a होंगे या फिर दोनों 2a होंगे तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों के पास आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से हम लोग जो है ना किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को जो है ना बताते हैं और यूनिट का मतलब होता है 1। तो यानी यूनिट वेक्टर जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 1 होगी, ठीक हो गया। और ये किस काम आएगा, हमें डायरेक्शन बताने के काम आएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, लाइक एक मैं बात करती हूँ पोजीशन वेक्टर की, इसको रिप्रेजेंट करते हैं r से, ठीक है। और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ना उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग r हैट। ये जो ऊपर होता है हमारे पास साइन, इसको हम लोग बोलते हैं हैट, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमेशा हैट के साथ होती है। अब अगर मुझे कोई भी वेक्टर है मेरे पास यहाँ पे r, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड लिख देती हूँ। इसकी डायरेक्शन मैं कैसे बताऊँगी, इसमें हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे ये एक वेक्टर r है, ठीक है, और ये जो एरो हेड है यहाँ पे मैं डालूँगी r हैट,
आर हेड उसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन उसकी राइट साइड पे है, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ आर हेड, तो इसका मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट साइड पे होगी हम लोगों के पास। अच्छा, ये इसको लिखने का तरीका है। अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो कि फिर वो किसकी इक्वल है, सिंपल जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी वेक्टर के नीचे, तो ये लिखा जाएगा आर हेड इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको पता है जैसे 2 3 4 कोई भी नंबर जो होता है वो हमारे पास इसकी क्वांटिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे ना, कि ये हमारे पास x था और इधर हम लोगों के पास y था और इधर हम लोगों के पास क्या था, z था। इनके यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, अभी आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, x का यूनिट वेक्टर जो है ना हमेशा होता है i हैट, y का यूनिट वेक्टर हमेशा होता है j हैट स्मॉल j, और z का यूनिट वेक्टर हमेशा होता है k हैट, ठीक है, स्मॉल k। अब इनके वेक्टर्स कभी आपने भूलने नहीं है, r का वेक्टर यूनिट वेक्टर r ही होगा, x का यूनिट वेक्टर i होगा, y का यूनिट वेक्टर j होगा और k का यूनिट वेक्टर z का यूनिट वेक्टर k होगा। और कोई भी अगर मेरे पास सरफेस है, उस सरफेस का जो वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर जो होगा, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, सिर्फ किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। लाइक ये सरफेस है, ये देखो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनती है। किसी भी चीज़ का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो n हैट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों के पास थे यूनिट वेक्टर किस काम आता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं। यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। फिर उसके बाद जो पोजीशन वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे आगे हमारे, तो ये भूलना नहीं है आप लोगों ने, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हम लोगों के पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पहले भी पढ़ा था। मैं कहती हूँ कि एक वेक्टर ए है मेरे पास वाई और एक्स प्लेन के बीच में, और ये एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ए वेक्टर है ये दो कंपोनेंट्स से मिलके बना है। एक इसका, अच्छा इसके जो पॉइंट्स हैं ना वो हैं ओ पी। अब इस ओ पी की प्रोजेक्शन जो एक्स डायरेक्शन में होगी उसको मैं कह देती हूँ ओ एम, और इसकी प्रोजेक्शन जो मेरे पास वाई डायरेक्शन में होगी, मतलब इसका वो कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में होगा उसको मैं कह देती हूँ ओ एन। इसको ना हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों के पास ए का वेक्टर जो ए का कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है उसको मैं लिख सकती हूँ ए एक्स कंपोनेंट, और इसका ये जो कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है उसको मैं लिख सकती हूँ ए वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, बाय हेड टू टेल रूल अगर मैं इनको कंबाइन करूँ, हेड टू टेल रूल, तो ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस ए वाई के, यानी अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है, ए वेक्टर आता है, ठीक हो गया। फिर अगर मुझे इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को बताना हो तो फिर मैं कैसे बताऊँगी, मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइएंगल में, जो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक साइड 90 डिग्री की होती है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ओ एम पी बना है, इसमें मैं क्या करूँगी, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करूँगी और ए एक्स और ए वाई की क्या निकालूँगी, वैल्यूज़ निकालूँगी। तो अगर हम लोग ए एक्स की बात करें, बेस पे हमेशा कॉस थीटा लगता है, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस हम लोग के पास क्या है, ए एक्स है, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज हम लोगों के पास क्या है, ए है। तो ये क्या बन जाएगा, ए को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, ए कॉस थीटा और किसके इक्वल आ जाएगा, ए
एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हमने एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फिर इसी तरह से अगर हम लोगों ने परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ए वाई को फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग साइन थीटा यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हम लोगों के पास, ए वाई है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए है। तो ये आ जाएगा ए वाई ओवर ए। तो अगेन ए वाई निकालना हो तो ए यहाँ जो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए। ये इसका सेकंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने का हमारे पास क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक और चीज़ साथ क्या यूज़ करनी होगी, ये एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा यूज़ होता है, आई। तो यहाँ पे हम लोग साथ आई हैट भी लगाएंगे, यानी एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन, एक एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है, एक्स की डायरेक्शन में। और फिर यहाँ पे ये ए वाई था, वाई के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, जे। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा स्मॉल जे। फिर इसी तरह से अगर मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो फिर मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगी। टू फाइंड डायरेक्शन के लिए हम लोग एंगल का यूज़ करते हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वो यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, ओ पी, यानी कि ओ पी स्क्वायर। फिर बेस क्या है, ओ एम, और परपेंडिकुलर क्या है, एम पी। बेस आ गई ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ओ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स को। एम पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाई को। हम लोग यहाँ लिखेंगे ओ पी हम लोगों के पास रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए एक्स को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वाई को। हमें चाहिए ए स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम लोग दोनों साइड्स पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग टेन थीटा यूज़ करते हैं। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए था, ये डायरेक्शन निकालने के लिए। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे हम लोगों के पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए वाई है और बेस क्या है, ए एक्स है। हमें चाहिए है डायरेक्शन यानी थीटा। टेन जब उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा इन्वर्स, तो ये हो जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। तो अब से डायरेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा, कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये दो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। ओके।